पॉलीथीन बैग में लाश के टुकड़ों को फेंकने जाया करता था। क्राइम की ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रिश्ते विश्वास से मिलकर बने होते हैं और विश्वास एक तरफा नहीं होता। प्यार के रिश्ते में विश्वास बनाए रखने के लिए दो लोगों की आपसी भागीदारी भी जरूरी होती है। लेकिन उत्तराखंड में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना ने प्यार, विश्वास और रिश्ते को तार तार कर दिया। इस सच्ची प्रेम कहानी की मर्डर मिस्ट्री कहानी की शुरुआत एक लड़का और एक लड़की की बेपनाह मोहब्बत से शुरू होकर लड़की के 70 टुकड़ों में कटी लाश पर जाकर खत्म होती है। इस लड़की को 70 टुकड़ों में काटने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लड़की से बेपनाह मोहब्बत करने वाला लड़का उसका पति होता है, जिसके साथ उस लड़की ने जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन शायद प्यार कम पड़ने लगा और उस शख्स ने ऐसा कदम उठाया जो शायद कल्पना से परे है। दोस्तों, आज का ये केस राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी का है। राजेश गुलाटी का जन्म देहरादून में हुआ था। राजेश की शुरुआती पढ़ाई देहरादून में ही हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए राजेश गुलाटी दिल्ली आ जाता है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजेश कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री हासिल करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही राजेश गुलाटी की मुलाकात अनुपमा से होती है। अनुपमा दिल्ली की ही रहने वाली थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बीतते समय के साथ और ज्यादा गहरी होती चली जाती है, जो आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। शुरुआती कुछ सालों तक ये दोनों परिवार वालों की नजरों से बचकर मिलते हैं, मगर बाद में दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और इस बारे में दोनों अपने अपने परिवार वालों को भी बताते हैं। इस रिश्ते के लिए अनुपमा के परिवार वाले भी मान जाते हैं। राजेश के परिवार वाले भी इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 1999 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद राजेश और तरक्की करता है और अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर लेता है। इसके बाद बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने के लिए वो अमेरिका चला जाता है। अनुपमा भी राजेश के साथ ही अमेरिका चली जाती है। अब तक दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। ये दोनों अपनी मर्जी के हिसाब से खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। अमेरिका पहुंचकर भी कुछ महीनों तक सब कुछ काफी अच्छा चलता है। राजेश को महीनों में लाखों रुपए सैलरी के तौर पर मिल रहे थे। राजेश अमेरिका में अपना एक खुद का घर भी खरीद लेता है। मगर जैसे जैसे समय बीतता है, इनकी जिंदगी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल अमेरिका आने के बाद राजेश तो रोजाना अपनी जॉब पर चला जाता था, मगर अनुपमा घर में अकेली रह जाती थी, बोर होने लगती थी। इसी वजह से एक दिन अनुपमा राजेश से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दो। इस पर राजेश अनुपमा को बताता है कि हमारी वीजा शर्तों के अनुसार यहाँ पर तुम नौकरी नहीं कर सकती हो। ये जानने के बाद कुछ महीनों तक तो अनुपमा खामोश रहती है, मगर कुछ समय बाद फिर से वो नौकरी दिलवाने के लिए राजेश पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। इस दबाव का नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे अनुपमा और राजेश के रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। इस दौरान इनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी आते हैं और ऐसा लगने लगता है कि शायद रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर 2005 के आसपास राजेश और अनुपमा जिंदगी में चल रही सभी गलतफहमियों और शिकवे शिकायतों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरुआत करने का फैसला करते हैं। दरअसल इनके घर अब तक किलकारी नहीं गूंजी थी, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि शायद घर में बच्चे आ जाएंगे तो आपसी रिश्ते में सुधार आएगा। इसलिए अब राजेश और अनुपमा परिवार बढ़ाने का फैसला करते हैं। साल 2006 में अनुपमा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। घर में एक साथ एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया था। राजेश और अनुपमा का ये फैसला काफी हद तक सही साबित होता है और अगले कुछ महीनों तक इन दोनों की जिंदगी बड़े आराम से खुशी खुशी गुजरती है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि 2007 से 8 के आसपास ये वो समय था जब अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर लोगों की जॉब छिन रही थी और राजेश की नौकरी भी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद अब तक की सेविंग से तो ये लोग कुछ महीने वहाँ गुजार लेते हैं, मगर बीतते समय के साथ इनकी हालत खराब होने लगती है और आखिरकार इन्हें अमेरिका का अपना घर भी बेचना पड़ता है। वहाँ का घर बेचकर ये दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं। राजेश कुछ महीनों तक तो देहरादून में अपने माता पिता के घर पर रहता है, मगर कुछ समय बाद वो देहरादून में ही गोविंदगढ़ नाम की एक जगह पर किराए का फ्लैट ले लेता है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहने लगता है।
कुछ समय बाद कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में राजेश की नौकरी लग जाती है। पत्नी को देहरादून में ही छोड़कर राजेश कोलकाता में आकर जॉब करने लगता है। जॉब की वजह से राजेश अब बहुत कम कोलकाता से देहरादून आता था। वहीं अनुपमा देहरादून में ही बच्चों के साथ रहा करती थी। ये दोनों साथ बहुत ज्यादा नहीं रहा करते थे। इसी वजह से फिर से इनके रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि इनकी लड़ाई फैमिली कोर्ट तक चली जाती है। कई महीनों की सुनवाई के बाद आखिर कोर्ट फैसला सुनाती है कि राजेश हर महीने खर्च के लिए 20,000 रुपए अनुपमा को देंगे। दोनों इस फैसले पर सहमति जताते हैं। छोटे मोटे झगड़ों के बीच इन दोनों की जिंदगी चलती रहती है और साल आ जाता है 2010। वैसे तो अनुपमा ज्यादातर अकेली ही रहती थी क्योंकि राजेश जॉब के सिलसिले में कोलकाता में रहता था, लेकिन फोन के जरिए अनुपमा और राजेश की बातें होती रहती थीं। इसके अलावा अनुपमा अपने माता पिता से भी फोन पर बात कर लिया करती थी। ये साल 2010 के अक्टूबर नवंबर की बात है। राजेश कुछ समय से घर पर ही रह रहा था। इसी कारण अनुपमा की बातचीत अपने माता पिता से कम होने लगती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में तो ऐसा होता है कि अनुपमा अब फोन पर अपने माता पिता से यहाँ तक कि सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करना बिल्कुल छोड़ देती है। हालांकि अनुपमा ईमेल के जरिए अपने भाई और कुछ करीबियों से बात किया करती थी, जिसके जरिए अनुपमा के हालचाल का पता उसके घर वालों को लगता रहता था। अनुपमा का जो पर्सनल मोबाइल फोन था वो भी 15 अक्टूबर के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ जब अनुपमा के माता पिता या भाई राजेश के मोबाइल पर फोन करने के बाद अनुपमा से बात करवाने को कहते थे तो अक्सर यही जवाब मिलता था कि अनुपमा कहीं बाहर गई है या बिजी है। भले ही फोन पर अनुपमा बात नहीं करती थी मगर ईमेल के जरिए उन लोगों से, खासकर अपने भाई से जरूर बात कर लेती थी। अब दिसंबर का महीना आ चुका था। बीते 2 महीनों में अनुपमा ने किसी से भी फोन पर बात नहीं की थी। अनुपमा से 2 महीने तक बात नहीं हो पाने पर अनुपमा के माता पिता अनुपमा के भाई सुजन कुमार प्रधान को देहरादून भेजते हैं ताकि वो अनुपमा से मिल सके। 12 दिसंबर 2010 को जैसे ही सुजन प्रधान देहरादून राजेश के घर पहुंचता है तो राजेश अपने साले को देखते ही आग बबूला हो जाता है और तुरंत घर के बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अनुपमा कहीं बाहर गई है, अभी तो मुझसे नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ सुजन जबरदस्ती घर के अंदर जाने का प्रयास करता रहता है। इसी बात को लेकर जीजा और साले में काफी नोकझोंक भी होती है। इसके बावजूद राजेश सुजन को घर में घुसने नहीं देता है। इसके अलावा जब सुजन अपनी बहन के बारे में राजेश से कुछ पूछता है तो उसे कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। थक हार कर अनुपमा का भाई पास के पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहां जाकर अपनी बहन यानी राजेश की पत्नी अनुपमा गुलाटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। सुजन पुलिस को ये भी बताता है कि मैं घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो राजेश ने मुझे घर के अंदर भी नहीं जाने दिया। पूरे मामले की गंभीरता को समझने के बाद पुलिस की एक टीम राजेश के घर पहुंचती है और राजेश से अनुपमा के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। राजेश पुलिस के सवालों का सीधा जवाब नहीं देता है और वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। राजेश की चालाकी को पुलिस वाले भांप लेते हैं और अब राजेश के पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। तलाशी के दौरान पुलिस की नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है। कमरा खोला जाता है जहां लोगों की नज़र एक बड़े से फ्रिज पर पड़ती है। ऐसा फ्रिज अक्सर बड़ी बड़ी दुकानों और होटलों में ही देखने को मिलता है, मगर ये फ्रिज राजेश ने अपने घर के अंदर रखा हुआ था। ये बात पुलिस को थोड़ी खटकती है और वो फ्रिज खोलकर तलाशी लेने का फैसला करते हैं। फ्रिज खोलते ही लोगों की आंखों के सामने जो नज़ारा होता है उसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे बैग्स थे और प्लास्टिक के उन बैग्स के अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। गौर से देखने पर पता चलता है कि किसी इंसान के शरीर को काटकर उन प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया है। तुरंत सुजन प्रधान पहचान लेता है और कहता है, ये तो मेरी बहन अनुपमा गुलाटी का चेहरा है। इस नज़ारे को देखने के बाद पुलिस तुरंत राजेश गुलाटी को गिरफ्तार कर लेती है। तुरंत ही कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। पुलिस को राजेश की 5 दिन की रिमांड मिलती है। अब जो पूछताछ में आगे खुलासा होता है उस पर एक पल के लिए भी किसी को यकीन नहीं होता। राजेश के बयान के मुताबिक शादी के बाद जब राजेश और अनुपमा अमेरिका चले जाते हैं तो कुछ ही महीनों बाद वहां अनुपमा की दोस्ती राजेश के एक करीबी दोस्त से हो जाती है। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती है। भले ही अनुपमा को पति के दोस्त की दोस्ती बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, मगर राजेश को ये बात बहुत बुरी लगती थी। इस वजह से अनुपमा और राजेश में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। राजेश आगे बताता है कि लाख मना करने के बावजूद ये दोस्ती कम नहीं होती है।
इसी के बाद हम दोनों रिश्तों को सुधारने के लिए परिवार बढ़ाने का फैसला करते हैं। परिवार बढ़ने के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, मगर एक बार फिर से अनुपमा उस दोस्त के साथ ही ज्यादातर समय बात करती रहती है। इससे और झगड़ा बढ़ने लगता है। इसी सब उथल पुथल के बीच मंदी के दौरान नौकरी जाने के बाद राजेश इंडिया आ जाता है। राजेश के मुताबिक भारत आने के बावजूद अनुपमा चोरी छुपे दोस्त से बातचीत जारी रखती है। इस कारण अक्सर इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। इधर इंडिया वापस आने के बाद जब राजेश कोलकाता में नौकरी करने जाता है तो वहां 2009 के आसपास राजेश की मुलाकात कोलकाता में ही रहने वाली एक महिला के साथ होती है। बीतते समय के साथ राजेश उस महिला से प्यार करने लगा था और बिना किसी को बताए वो उससे शादी कर लेता है। इस तरह राजेश की अब 2 पत्नियां हो गई थीं। एक वो जिससे 1999 में राजेश ने दुनिया की नज़रों में आकर लव मैरिज की थी, और दूसरी वो जिससे 2009 में दुनिया की नज़रों से बचकर शादी की थी। राजेश की दूसरी शादी की खबर किसी न किसी तरह अनुपमा को लग जाती है। इस बात को लेकर अनुपमा और राजेश की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और दोनों रिश्ता ख़त्म करने तक की बात करने लगते हैं। लेकिन हमेशा राजेश कहता है कि मेरी दूसरी शादी की बात बिल्कुल गलत है, और न चाहते हुए भी अनुपमा अपने पति की इस बात पर यकीन कर लेती है। हालांकि इसके बावजूद इन दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं। उधर कुछ महीने पहले कोर्ट ने जो 20,000 रुपये हर महीने अनुपमा को देने का फैसला सुनाया था, अब राजेश उस फैसले को भी गंभीरता से लेना छोड़ देता है। इस कारण पैसों की वजह से भी राजेश और अनुपमा की लड़ाइयाँ होने लगती हैं। 17 अक्टूबर 2010 हर दिन की तरह पैसों को लेकर अनुपमा और राजेश में काफ़ी कहासुनी होती है। कहासुनी होते होते बात काफ़ी बढ़ जाती है। इसी बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर राजेश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अचानक वो अनुपमा को ज़ोर से धक्का देता है। धक्का देने की वजह से अनुपमा का बैलेंस बिगड़ता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। गिरते ही बेड के कोने से अनुपमा का सर टकराता है और तुरंत ही सर से खून भी बहने लगता है। खून देखने के बावजूद राजेश का गुस्सा शांत नहीं होता है, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही बेड पर पड़े तकिए को उठाता है और अनुपमा के मुंह पर डालकर उसके मुंह को जोर से दबाता है। इस कारण दम घुटने की वजह से अनुपमा की मौत हो जाती है। जब राजेश और अनुपमा की लड़ाइयाँ हो रही थीं, उस समय दोनों बच्चे घर से कहीं बाहर गए हुए थे। इसलिए राजेश सोचता है कि अगर बच्चे आए और उन्होंने अनुपमा को इस हालत में देख लिया तो राज खुल सकता है। इसलिए तुरंत राजेश पहले तो अनुपमा को घर के दूसरे बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है, और जब बच्चे वापस आते हैं और माँ के बारे में पूछते हैं तो राजेश कहता है कि माँ को अचानक नानी के पास यानी दिल्ली जाना पड़ा। अगले दिन राजेश बाजार जाता है और वहाँ से एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाता है। इसके अलावा वो एक इलेक्ट्रिकल आरी, स्टोन कटर मशीन और छोटे छोटे काले रंग के प्लास्टिक बैग्स खरीद कर लाता है। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो राजेश घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के बाद पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक राजेश अपनी पत्नी के शव को 72 टुकड़ों में काट देता है और फिर उन टुकड़ों को उठाकर खरीद कर लाए गए काले पॉलीथीन बैग के अंदर डाल देता है और फिर उन पॉलीथीन बैग को लाए गए फ्रिज में रख देता है ताकि लाश की बदबू ना फैले। इतना सब करने के बावजूद अगले दिन बड़े ही आराम से राजेश अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी मिलता है और बच्चों को भी इस बात का यकीन दिलवा देता है कि माँ दिल्ली नाना नानी के पास गई हुई है। इसके अलावा जो अनुपमा के जानने वाले राजेश को फोन करते थे तो राजेश उन्हें कह देता था कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। कुल मिलाकर जब भी कोई राजेश से अनुपमा के बारे में पूछता था तो राजेश अपनी बातों में उलझाकर लोगों को गुमराह कर देता था। पुलिस ने जब राजेश से पूछा कि जब अनुपमा 17 अक्टूबर 2010 को ही मर गई थी तो उसके बाद भी अनुपमा का सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल चालू कैसे था, तो वो कहता है कि वो मैं ही था जो अनुपमा के मरने के बाद उसके ईमेल से उसके दोस्त और भाई से बात करता था ताकि उन लोगों को ज़रा भी इस बात का शक ना हो कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए लगभग 2 महीने तक राजेश दुनिया की नज़रों से बचने में कामयाब रहता है। राजेश जब भी बाहर जाता था तो चुपके से फ्रिज से 1 या 2 थैली निकालकर उसे देहरादून में ही स्थित मसूरी रोड के आसपास वाले नाले और जंगलों में फेंक दिया करता था। इस खुलासे के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस राजेश को लेकर अब उस जगह जाती है जहां उसने अनुपमा के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था। काफी सर्च के बाद आखिरकार पुलिस को आसपास के नालों और जंगलों में वो काले पॉलीथीन बैग्स मिल जाते हैं जिसमें राजेश ने अनुपमा के शरीर के अंगों को रखकर फेंका था। इस पूरे खुलासे के बाद राजेश गुलाटी को जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ उनके बच्चों को अनुपमा के भाई यानी बच्चों के मामा और नाना नानी के पास भेज दिया जाता है। कोर्ट द्वारा बच्चों की कस्टडी 7 मार्च 2011 को आधिकारिक रूप से सुजन कुमार प्रधान को दे दी जाती है।
हालांकि बच्चों के दादा यानी राजेश गुलाटी के पिता सत्यपाल गुलाटी बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हैं, मगर 3 नवंबर 2012 को कोर्ट सत्यपाल गुलाटी की अपील को खारिज करते हुए बच्चों की कस्टडी सूजन प्रधान को ही दे देती है। बच्चों के साथ साथ राजेश के केस की भी सुनवाई कोर्ट में होती रहती है। पुलिस दिन रात मेहनत करते हुए राजेश गुलाटी के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा करती है। लंबी सुनवाई के बाद इस हत्याकांड के 7 साल बाद साल 2017 में 1 सितंबर को राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में धारा 302 और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत आजीवन कारावास और 15 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो 15 लाख रुपए राजेश गुलाटी की ओर से जुर्माने के तौर पर दिया जाएगा, उसमें से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जमा किया जाएगा। उन पैसों पर बच्चों के बालिग होने के बाद ही उनका अधिकार होगा, जबकि बाकी पैसा दोनों बच्चों के नाम पर जमा होगा। कोर्ट सुनवाई के दौरान राजेश ने यह भी कहा था कि मुझे पत्नी को मारने का अफसोस नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं कि आखिरकार अनुपमा से मेरा पीछा छूट गया। राजेश के मुताबिक अनुपमा अब भी उसके दोस्त से बातें किया करती थी और अनुपमा की वही दोस्ती झगड़ों का कारण बनता था। राजेश ने यह भी कहा था कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए किया। राजेश जो मर्जी कहे, सच तो ये है कि उसने बच्चों के सर से उनकी मां का साया उठाकर उन्हें वो गम दिया है जिसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भुला पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का केस। आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।